Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Indra Vikram. So now we are going to start with the chapter 4, that is the Central Islamic Lands. अब हम अपने चैप्टर 4 में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रल इस्लामिक लैंड। सेंट्रल इस्लामिक लैंड से आपको साफ समझ में आ गया होगा कि आप अब ऐसे क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे जहां पर एक नए रिलीजन का इमर्जेंस होने वाला है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम इस नए रिलीजन के ही चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे रिलीजन का इमर्जेंस हुआ, इसके बाद कैसे अरब की पॉलिटिक्स चेंज हुई और इसके बाद कैसे उसका स्प्रेड हुआ। सेकंड चैप्टर जहां खत्म हुआ था लेट एंटिक्विटी में, वहां पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम जो है, जब इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ तो वो जो अरब के फॉलोवर्स थे, अरेबियन फॉलोवर्स थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के, उन्होंने उसके बाद ससानियन एम्पायर और बाइजेंटियम पे अटैक्स किए और धीरे धीरे वो सारा इलाका जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोवर्स के पास चला गया, या फिर मैं कहूं कि वहां पे उसका इस्लामीकरण हो गया। क्लियर है? तो सेंट्रल इस्लामिक लैंड का मतलब है कि अब आपका जो डिस्कशन है वो रोमन एम्पायर से शिफ्ट होके साउथ के सेंटर की तरफ आ जाएगा, सदर्न पार्ट की तरफ आ जाइए आप, और वहाँ पे जो ये मिडिल ईस्ट का पोर्शन है, ठीक है, जो अरेबियन पेनिनसुला है, उस एरिया में हम आने वाले हैं, इसलिए उसका नाम है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपके दिमाग में थीम जो है वो सेट हो गई चैप्टर की। ठीक है, इसका जो इमर्जेंस है या इसका जो बैकग्राउंड क्रिएट होगा पूरे चैप्टर का, वो शुरू होगा आपके 570 एडी और ये जो अपने पीक पे पहुंचेगा तो ये पीक पॉइंट है इसका 1200 एडी के आसपास। और इस तरीके से आपको याद होगा कि मैंने लेट एंटिक्विटी वाले वीडियो में रोमन एम्पायर का या एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट का जो आपका लास्ट टॉपिक था लेट एंटिक्विटी, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो इमर्जेंस ऑफ इस्लाम है दैट वाज द रेवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। प्राचीन जो वर्ल्ड है, प्राचीन जो संसार है या प्राचीन जो दुनिया है जिसे हम एंशिएंट वर्ल्ड कहते हैं, उस एंशिएंट वर्ल्ड की एक रेवोल्यूशन थी ये। ठीक है, इस्लाम का इमर्जेंस एक रेवोल्यूशन थी, एक क्रांति थी ये। ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद से जो वर्ल्ड है वो लगभग एंशिएंट से किधर मूव करेगा? मिडेवियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यहां से मध्यकाल या मिडेवियल टाइम पीरियड शुरू होता है हिस्ट्री का। क्लियर है? तो एंशिएंट से मिडेवियल की तरफ हम मूव करेंगे। 570 एडी इज द टाइम पीरियड व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद वाज बॉर्न। 570 एडी वो टाइम पीरियड है जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनका जन्म होता है। इसके बाद फिर वो अर्ली लाइफ उनकी हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं इस चैप्टर का। इसके बाद फिर हम चैप्टर के टॉपिक्स को शुरू करेंगे। तो बेसिकली कैसे इस हिस्ट्री को शुरू किया गया, कहां से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, किस किस तरीके से हम उन एविडेंसेस को फिर जो है वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं, वो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आज 21वीं सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में, जब आप देखोगे कि दुनिया में जो टोटल पॉपुलेशन है, पूरे लोग रह रहे हैं, इस पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो इस्लाम फॉलो करते हैं? लगभग 1.9 बिलियन, अप्रॉक्स 1.9 बिलियन पीपल्स आर फॉलोइंग दिस इस्लाम रिलीजन ग्लोबली, एंड दैट इज एज पर दिस 21st सेंचुरी। आज के ज़माने की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की बात कर रहा हूं मैं, उसके हिसाब से 1.9 बिलियन पॉपुलेशन है जो लगभग 24.9% पीपल कवर करती है दुनिया के। 24% आबादी जो है, 24.9% आबादी जो है वो कवर करती है। ठीक है, ये 1.9 बिलियन की स्ट्रेंथ। तो ये 1.9 बिलियन पीपल ये बनाते हैं इस्लाम को दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा धर्म। ठीक है, द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन, फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो धर्म है वो है इस्लाम का धर्म। ठीक है, दिस इज द नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग। अब कब इसका इमरजेंस हुआ, कैसे ये लोग आए, ये सारी स्टोरी तो धीरे धीरे हम आगे के चैप्टर्स में, टॉपिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमने जैसा कहा कि इतने सारे लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की सिटीजनशिप है उनके पास,
अलग अलग राष्ट्रों के नागरिक हैं, वो लोग अलग अलग देशों में रह रहे हैं इस समय, अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि दुनिया भर में अलग अलग जो नेशंस हैं उसमें इस सेम रिलीजन को मानने वाले लोग जो है वो डिफरेंट डायलेक्ट्स या डिफरेंट भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनका पहनावा भी थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। ठीक है, काफ़ी कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, मॉडर्नाइज अटायर भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेडिशनल अटायर भी हो सकता है। तो ड्रेस डिफरेंटली एंड प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मुस्लिम वर वैरी। उनके मुस्लिम बनने के, उनके इस्लाम को एक्सेप्ट करने की जो प्रक्रियाएं रही हैं, जो प्रोसेसेस रही हैं, हो सकता है वो भी अलग अलग रही हों कि एक पर्टिकुलर देश के लोग अलग तरीके से इस धर्म में आए हों, दूसरे देश के लोग अलग दूसरे तरीके से इस धर्म को एम्ब्रेस किए हों, अडॉप्ट किए हों। ठीक है, तो उनके इस धर्म को मानने, एक्सेप्ट करने और प्रैक्टिस करने के मेथड्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस अलग, प्रैक्टिसेस तो नहीं पर प्रोसेसेस और मेथड्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद इनका एक कॉमन पास्ट है। इन सब के बावजूद ये अपना एक कॉमन अतीत है, इनका जो वो कॉमन अतीत शेयर करते हैं। और वो अतीत अगर आप खोजने निकलेंगे, दैट विल अनफोल्ड अप्रॉक्स 1400 ईयर्स बैक, आज से लगभग 1400 साल पहले ये अतीत जो है वो अपने आप को अनफोल्ड करता है, खोलता है। ठीक है, और कहानी जो है वहां से शुरू होती है कि किस तरीके से धीरे धीरे करके इस्लाम का इमर्जेंस हुआ। वो सारी स्टोरी हम डिफरेंट अपकमिंग वीडियोस में शुरू करेंगे। सबसे पहली जो चीज शुरू होती है वो ये चीज शुरू होती है कि आखिर ये जो अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री के, इस्लामिक लैंड्स के, इस्लामिक एक्सपेंशन के, ठीक है, इमर्जेंस के, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलता है, उसके सोर्सेस कहां से मिलते हैं। क्योंकि हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे इतिहास पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। और हिस्ट्री बिना एविडेंसेस के क्या है, आप उसे मिथ कह सकते हैं, आप उसे कोरी बात कह सकते हैं, कल्पना कह सकते हैं, इमेजिनेशन कह सकते हैं, कुछ भी। लेकिन अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो एविडेंसेस से वो बात जेन्युइन हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हिस्ट्री में एविडेंसेस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर कोई बात एविडेंस पे बेस्ड नहीं है, दैट कैन बी डिस्कार्डेड, उसको कभी भी नकारा जा सकता है, उसको कभी भी डिस्कार्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उन सोर्सेज की बात करेंगे जो आपके बुक में दिए गए हैं और आपके बुक में मेंशन किए गए हैं कि इन सोर्सेज के थ्रू धीरे धीरे क्या हुआ, हमें पता चला इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स बिटवीन 600 to 1200, इस समय के बीच में 600 से 1200 के बीच का ये जो 600 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, ये किन किन चीजों पर बेस्ड है। ये क्रॉनिकल्स पर बेस्ड है। क्रॉनिकल्स या तवारीख, तवारीख का मतलब इस इतिहास से ही है, तारीख शब्द आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो नैरेटिव्स, इवेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी कि वो घटनाक्रम, वो इवेंट्स जो अलग अलग समय पर हुए हों और ओरली ट्रांसफर हुए हों, ठीक है ना, यानी एक पर्सन ने बात की हो, फिर दूसरे पर्सन को बताया हो, दूसरे पर्सन ने तीसरे पर्सन को बताया हो, और इस तरीके से वो बातें ट्रांसफर हुई हों, है ना। तो जो नैरेटिव इवेंट्स हैं, यानी ओरली शेयर किए गए इवेंट्स हैं, वो टाइम टू टाइम ट्रांसफर होते गए, ठीक है। तो उनको रिकॉर्ड रखा गया, रिकॉर्ड रखा गया मीन्स उसे लोगों के जहन में वो बातें रहीं। आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक सोर्स से तो आई ही होंगी, ठीक है। हो सकता है जब शुरुआत में प्रॉफिट मोहम्मद रहे हों इस अर्थ प्लैनेट पे, तो उन्होंने अपने फॉलोवर्स से कुछ बातें कही होंगी, फिर उनके फॉलोवर्स उनके इस दुनिया से जाने के बाद अपने फॉलोवर्स से बोले होंगे या फिर अन्य लोगों से बोले होंगे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ जेन्युइन सोर्सेज से वो बात आगे ट्रांसमिट होती रही होगी, ठीक है। बाद में जब स्कॉलर्स ने इसको स्टडी किया तो उन बातों को एज ए एविडेंस इस्तेमाल कर लिया कि अच्छा ऐसी बात कही गई थी, ठीक है। तो क्रॉनिकल्स और तवारीख जो है वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर एक्सेप्ट किए गए हैं, जिनसे हमें इस्लामिक एक्सपांशन, इमरजेंस का आइडिया मिलता है। सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स, सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई थी, ये ऐतिहासिक भी हैं, हिस्टोरिकल भी हैं, लेकिन साथ साथ पर्सनल भी हैं या सोशल पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ भी थोड़ा बहुत इंक्लाइनेशन है इनका। फॉर एग्जांपल बायोग्राफी की बात करूं मैं, जिसे सिरा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको अरबिक और उर्दू टर्म भी बहुत सारे मिलेंगे जिनको ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ताकि आप समझ जाएं कि अच्छा ये चीज़ जो है इसका मतलब ये है, ठीक है, इंग्लिश में। सो बायोग्राफीज, आत्मकथाएं, सिरा जिन्हें हम कहते हैं, तो बायोग्राफीज एक्चुअली
वर डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, एक इंसान को डेडिकेटेड होती थी, क्योंकि वो उस इंसान के चारों तरफ रिवॉल्व करती थी। क्लियर है? बहुत सारे सुल्तानों की बायोग्राफीज आपको मिलेंगी, लेकिन उस बायोग्राफी में क्या है, जब भी बायोग्राफी लिखी जा रही है तो उस जमाने की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो लाइफ है उसका भी तो डिस्क्रिप्शन है, तो वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। इसके साथ साथ वो पर्टिकुलर पर्सन जिस भी तरीके का रिलीजन फॉलो करता है उसकी प्रैक्टिसेस, है ना, उसकी खुद की प्रैक्टिसेस, उसका खुद का रिलीजियस व्यू, ओपिनियन, ये बहुत मायने रखता था। तो बायोग्राफीज भी बहुत कुछ हमें एक हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर सर्व करती हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ सेइंग, डूइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, हदीथ। तो जब मोहम्मद इस दुनिया में थे तो एक तो उन्होंने कुरान दी, ठीक है ना, द होली कुरान, जो पवित्र कुरान है वो उन्होंने दी, जो मेन इस्लामिक टीचिंग्स का एक कहें कि मैनुअल है, ठीक है ना, लॉ बुक है। लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट मोहम्मद जो बिहेवियर करते थे, ठीक है, जो व्यवहार करते थे, जो बातें बोलते थे, तो जो भी उनका नोबल कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पलरी होता है। क्योंकि देखो, जो भी रिलीजियस प्रीचर होता है, जो भी आचार है ना, आचार हमारे मतलब जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें आचार शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वन हु इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग समथिंग बाय हिज बिहेवियर, अपने बिहेवियर से, अपने आचरण से लोगों को सिखाना। तो कई बार प्रॉफिट मोहम्मद जो बोलते थे, जो करते थे, उन चीज़ों को भी देख के, सुन के या रिकॉर्ड करके जो है आगे एज अ हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर ट्रांसमिट किया गया। सो हदीथ इज बेसिकली द रिकॉर्ड्स ऑफ सेइंग एंड डूइंग्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद अदर देन द कमेंट्रीज ऑन द कुरान, तफसीर। तो कुरान was the holy book which was actually given by the Prophet Muhammad, ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कमेंट्रीज की हैं। अब एक कमेंट्री क्या होती है? कमेंट्री का मतलब होता है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करना, या अपने एक्सपीरियंसेस और अपने रियलाइजेशंस के हेल्प से उसको एक्सप्लेन करना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका रियलाइजेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपने जो फील किया है वो चीज रहेगी। क्लियर है? अब देखिए, दुनिया में जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट मिलेंगे आपको, उनमें कमेंट्रीज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं भगवद गीता की बात कर दूं तो भगवद गीता इज अ बुक, बेसिकली भगवद गीता इज एक्चुअली बेसिकली अ डिस्कोर्स, एक बातचीत है, ठीक है, डिस्कशन है, डिस्कशन बिटवीन द कृष्णा एंड द अर्जुना, ठीक है। एंड दिस डिस्कशन वाज लेटर ऑन रिकॉर्डेड बाय वेद व्यासा। बाद में इस चर्चा को, डिस्कशन को वेद व्यास ने रिकॉर्ड किया बुक के फॉर्म में। अब चर्चा तो एक हुई होगी, डिस्कशन तो एक हुआ होगा, लेकिन अब जब आप बाजार जाते हैं, आप किसी बुक स्टॉल पे जाते हैं, आप कहीं पर भी बुक खरीदने जाते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों के इमेजेस के साथ वो भगवद गीता मिल जाएगी। कृष्ण और अर्जुन तो ही हैं, लेकिन ये संत हैं, दूसरे संत हैं, तीसरे संत हैं, चौथे संत हैं, इस तरीके के बहुत सारे संत वहाँ पे होंगे जिन्होंने कमेंट्री लिखी होगी कि भगवद गीता बाय दिस, भगवद गीता बाय दैट। क्लियर है? तो ये क्या होता है? कमेंट्रीज होती हैं, है ना। तो कमेंट्री का मतलब हो गया कि अपने ओपिनियन के साथ में, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में उस चीज़ को प्रेजेंट करना, उसको एक्सप्लेन करना। तो बहुत सारे कुरान पे कमेंट्रीज हैं, बहुत सारी तफसीर्स हैं, जिन तफसीर को बाद में एज अ हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर रखा गया। ध्यान रखना, ये सब कुछ समझाने का जो पर्पस है वो एक ही पर्पस है कि आपको चैप्टर से मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, आपको चैप्टर से मैं पूरी तरीके से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे बेसिकली एक रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स, यानी वहां के पॉलिटिकल सिस्टम का बेस बनेगा और एक बहुत बड़े एम्पायर को फाइनली जाके एस्टैब्लिश करेगा। तो हिस्ट्री में जो इवेंट हुआ है, जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, उसका रीजन बना चूंकि एक रिलीजन, इसलिए हमारी जो शुरुआत है, हमारा जो अप्रोच है वो उस हिसाब से हो रहा है। क्लियर है? और ऑब्वियस ही बात है, उसको समझना तो पड़ेगा और उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से हमें सोर्सेस उसके मिलते हैं, कहाँ कहाँ से उसकी जानकारी मिलती है। तब तो हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे ना कि आखिर एवोल्यूशन जो हुआ वो कहाँ से हुआ, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल्स फ्रॉम विच दीज वर्क्स वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जिनसे ये बाकी के जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए, उनमें से क्या है? आई विटनेस रिपोर्ट्स और अखबार। तो जब हिस्टोरियंस बहुत सारे इस्लामिक रिकॉर्ड्स को पढ़ रहे थे या एग्जामिन कर रहे थे, या मैं कहूँ कि इस्लामिक हिस्ट्री को लिख रहे थे, है ना, तो उस दौरान
इतने सारे जो आपने पहले पढ़े सोर्सेस उनको तो देखा ही, अब ये जो बाकी सोर्सेस ले आ रहे हैं वो किन किन चीज़ों से भी लेके आ रहे हैं, तो वो लेके आ रहे होते थे आई विटनेस रिपोर्ट्स। तो जैसे मैंने कहा क्रॉनिकल्स हो गया, ठीक है ना, हदीथ या तफसीर हो गया, तो ये कहाँ से पता चला होगा, ये कहीं ना कहीं कोई फॉलोवर रहा होगा। जैसा कि मैंने जस्ट अभी कुछ मिनट्स पहले एग्जांपल दिया आपको कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मोहम्मद हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जितने भी फॉलोअर्स को जो चीज़ें प्रीच करी, जो चीज़ें बताई, उन फॉलोअर्स ने उनको फॉलो किया बहुत अच्छे से, विथ फुल, है ना, हार्ट, विथ होल हार्टेडली फॉलो किया। इसके बाद फिर क्या हुआ, अब मान लीजिए डिस्कशन या डिस्कोर्सेस के दौरान कुछ बातें प्रॉफिट मोहम्मद ने बताई जो उनके किसी बहुत क्लोज फॉलोवर ने सुनी, बाद में उस फॉलोवर ने किसी दूसरे पर्सन को बताई, ठीक है। अब ये पर्सन टू पर्सन ओरली वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती गई एक लंबे समय के दौरान। हमेशा ऐसा होता है ट्रेडिशनली, आपके घर में आपके फादर, आपके दादाजी इस तरीके के कुछ परंपराएं लेके आ रहे हैं जो ओरली बताते हैं, भले वो कहीं लिखी नहीं है लेकिन आपके घर में वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, ठीक है, और वो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। प्रैक्टिकल भी आपको लगता है कि होंगे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको लगता है कि उनसे बेनिफिट है कुछ। तो बहुत सारी आई विटनेसेस रिपोर्ट्स हैं जिन्हें अखबार कहा गया, तो इन आई विटनेसेस रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, और उसके बाद इनकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया गया। इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने का मतलब ये है कि ये चेक किया गया, ये एग्जामिन किया गया कि ये जो बातें कही गई हैं, जो एक पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर कोई बात ट्रांसमिट हुई है, तो जितने भी चैनल्स के थ्रू ट्रांसमिट हुई है पॉइंट बी तक, तो क्या वो सही मायने में पॉइंट ए से निकली थी, और पॉइंट ए पर कौन पर्सन था जिसने इस बात को सबसे पहले बोला होगा। क्लियर है। और उसके बाद फिर चेक किया जाएगा कि क्या वो कहीं ना कहीं इस्लाम में जो टीचिंग्स हैं उनसे मेल खाती है, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी है उसकी कि नहीं है। तो उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी, उसकी जेन्युइननेस को जो है वो यहाँ पे टेस्ट किया गया, और टेस्ट करने के बाद ये देखा गया कि जैसा मैंने कहा कि उसकी जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी एक्चुअल में किस किस चैनल के थ्रू वो बात पास हुई है, कहाँ कहाँ से वो ट्रांसमिट हुई है, जब ये चीज़ ऑथेंटिकेट हो गई तब जाके फिर उन्होंने उसे एविडेंस के तौर पर इंक्लूड किया है। तो आप देख रहे हैं कि जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है ना। इवन बहुत सारे इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इतनी सतर्कता बरती है, इतना आप कहें एहतियात के साथ उन्होंने राइटिंग्स को लिखा है कि अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूटेड मैटर आ भी गया तो उस डिस्प्यूटेड मैटर के लिए उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग रेफरेंसेस दे दिए हैं, और अलग अलग रेफरेंसेस देने के बाद आपके ऊपर, यानी कि हमारे और आपके ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर ये छोड़ दिया है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जैसे लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। आप जजमेंट आप करिए, हमने आपके सामने एंगल्स रख दिए क्योंकि ये एंगल था, ये एंगल था, ये एंगल था और इस तरीके का एंगल था। क्लियर है। तो आप ये देखेंगे कि जो इस्लामिक हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियोग्राफी कर रहे हैं, जो हिस्ट्री लिख रहे हैं, उन्होंने अपने जो कंटेम्प्रेरी थे, अपने समकालीन जो बाकी इतिहासकार हैं जो अलग अलग हिस्ट्रीज लिख रहे हैं, उनके कंपैरिजन में काफ़ी प्रिकॉशंस बरती हैं इन चीज़ों को जो है वो डाउनवर्ड ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब आप तक पहुंचाने के लिए, कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पहुंचनी चाहिए जो ऑथेंटिक नहीं हो, जेन्युइन नहीं हो। हर एक चीज़ का प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। चलिए उसके बाद आगे के सोर्सेज की बात करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो क्रॉनिकल्स हैं और सेमी हिस्टोरिक वर्क्स हैं वो अराबिक लैंग्वेज में है, क्योंकि उस ज़माने में जो लैंग्वेज होती थी, जो यूज़ होती थी, वो किस तरह की थी, यानी वो अरेबिक लैंग्वेज थी, क्योंकि अरब में ही बेसिकली ये सारा डेवलपमेंट होने वाला है। हम जब पढ़ेंगे, अभी शुरू कर रहे हैं जो टॉपिक्स, उनमें जब आप देखेंगे तो अरब में ही ये सारा डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। इनमें से सबसे जो बेस्ट राइटिंग है वो एक हमारे हिस्टोरियन है अल तबारी, ठीक है। अल तबारी एक पर्सन है जिन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था तारीख। इस तारीख को बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया इन 38 वॉल्यूम्स। आप सोच सकते हैं कितना ह्यूज वॉल्यूम में लिखा होगा कि इंग्लिश में 38 वॉल्यूम्स में उस बुक को ट्रांसलेट किया गया बाद में। और ये शुरुआत में किस भाषा में लिखी गई थी? अराबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। सो दिस लैंग्वेज और दिस लिटरेचर इज एक्चुअली, दिस लिटरेचर इज सर्विंग एज अ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो लिटरेचर है, साहित्य है तबारी का, अल तबारी का, ये सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो देता है हमें इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा पर्शियन क्रॉनिकल्स हैं जो ईरान और सेंट्रल एशिया के प्रोविंसेस के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन ये सिर्फ ज़्यादातर पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ ध्यान देती हैं और इसमें ज़्यादातर
ईरान और सेंट्रल एशिया के आसपास के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया गया है। ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ प्रोविंसेस और प्रैक्टिसेस पर्सन्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है पर्शियन क्रॉनिकल्स में। इसके अलावा क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स भी हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियंस लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा इतिहास में इस्लामिक हिस्ट्री में जो है वो योगदान रहा है, ठीक है ना। इसलिए भी योगदान रहा है क्योंकि बहुत सारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, है ना, वो क्या करेंगे कि जब कॉलोनाइजेशन शुरू होगा, है ना, जैसे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ तो ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे वो मिडिल ईस्ट वगैरह के इलाकों में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, अफ्रीकन इलाकों में काफ़ी इंटरेस्टेड थे जहाँ पे इस्लाम निकलेगा अरब से, है ना। तो ये पढ़ना उनके लिए ज़रूरी था कि कैसे इस्लाम का इमर्जेंस हुआ, है ना। इसके अलावा कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज भी काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड थे, है ना, इसलिए इंटरेस्टेड थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन करना चाहते थे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का मतलब है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राइटिंग के तौर पर मिली हैं हमें, डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनके, लिखावट, यानी मान लीजिए कुछ दस्तावेज लिखे किसी पर्सन ने, कुछ लेटर्स, स्पीचेस या कुछ ऐसे ही एक्सचेंजेस हुए होंगे, है ना, लेटर्स वगैरह के ही, तो उसके फ्रैगमेंट्स, उसके कुछ पार्ट्स, उसके कुछ हिस्से, कुछ रिमेन्स जो हैं वो हमारे पास बचे हैं, है ना। तो ऑफिशियल और पर्सनल करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए एक सुल्तान ने किसी को खत लिखा या किसी से कोई पर्सनल कम्युनिकेशन किया, तो ऑफिशियल या पर्सनल करस्पॉन्डेंसेस जो हैं उनके पीसेस, उनके हिस्से जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, और वो भी बहुत कुछ हद तक इन चीज़ों को क्या करते हैं, उसमें कुछ लाइट शेड करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी वही मैं फिर से बताने वाला हूं। सो ग्रीक एंड अराबिक पैपरी, ठीक है, गेंजिया रिकॉर्ड है ये, एक्चुअली ग्रीक एंड अराबिक पैपरी। तो बहुत सारे यूनान और अरब में आपको पैपरीज मिली हैं। पैपरी शब्द अब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक तरीके का पेड़ होता था जिस पेड़ से रीड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर हम बनाते थे, राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। ये रीड लाइक जो प्लांट है ये आपका, मुझे लगता है हमने इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स में, है ना। मेसोपोटामिया में भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा पैपरी, है ना। तो ये राइटिंग के तौर पर या मैं कह दूं एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है ना। गेंजिया रिकॉर्ड्स हैं, इजिप्ट में एक शहर है जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे राइटिंग्स हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस का साफ मतलब है कि आपको जो पुरानी चीज़ें हैं वो खोद के जो है वो मिली हैं, खुदाई के दौरान जो मिली हैं, जब आपने उनको खुदा तो खुदाई के दौरान सिक्के मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कहलाते हैं। तो एक्सकेवेशंस डन एट डेजर्ट प्लेस, उस रेगिस्तान के एक क्षेत्र में जब खुदाई का काम किया गया, है ना, तो आपको बहुत सारे कॉइन्स मिले। तो कॉइन्स आपको पता है न्यूमिस्मेटिक, है ना, न्यूमिस्मेटिक यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स। वैसे ही इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शंस की आपने स्टडी करी, एपिग्राफी कहलाता है ये। एपिग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो जब आप इन चीज़ों की स्टडी करते हो, उस ज़माने में चलने वाले सिक्के, उस ज़माने के इंस्क्रिप्शंस, तो आपको बहुत सारी इस्लामिक हिस्ट्री पता चलती है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्कियोलॉजी शब्द के बारे में तो आपसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। आर्की मीन्स ओल्ड, लॉजी मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ ओल्ड रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं आपके दिमाग में। इन द 19th century प्रॉपर हिस्ट्री राइटिंग ऑफ इस्लाम बिगिन। अब ये सारा काम हो ही रहा था, उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो जो ऑर्गेनाइज हिस्ट्री राइटिंग है वो कब शुरू हुई। ऑर्गेनाइज हिस्ट्री राइटिंग जो है वो 19th सेंचुरी में शुरू होगी इस्लाम की, और इसलिए शुरू होगी क्योंकि बहुत सारे जर्मनी और नीदरलैंड के प्रोफेसर्स थे, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा क्या किया, इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इसके अलावा 19th सेंचुरी का जो टाइम है ये वो टाइम है जब बड़े पैमाने पर कॉलोनाइजेशन हो रहा था, है ना। स्पेशली जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, फ्रेंच थे, आप देखेंगे यूरोपियंस, स्पेशली यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बहुत बड़ी प्रतिद्वंदिता है, राइवलरी है कॉलोनी बनाने के लिए।
इसी प्रोसेस में इंडिया भी तो कॉलोनाइज हुआ। तो ये वो टाइम था जब ब्रिटिश जो है और फ्रेंच जो है वो अपनी इंपीरियल पावर, अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने में बहुत फोकस कर रहे थे। इसलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो अपनी इस जो कॉलोनी है उसको बनाना चाहते थे ताकि वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें ब्रिटेन के बेनिफिट में। तो इस दौरान इस प्रोसेस में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, इन रीजन्स में बहुत रिसर्च किए, है ना। और यहाँ के रिसर्चर्स ने वहाँ की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्टडी किया, क्योंकि नेटिव लोगों के साथ जब आपको डील करना है तो उनके पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। इसलिए इंडिया में भी जब आप देखोगे तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हो रही है, इंडिया में जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को पूरी तरीके से जो है वो एक्सप्लोर किया जा रहा है। वो ब्रिटिशर्स कितना ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्चुअली हिस्ट्री आप कह दो तो उसी ज़माने में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर भी हुई है। अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो शायद इतना एक्सप्लोरेशन होता भी नहीं। इसके अलावा क्रिश्चियन प्रीस्ट्स टू पेड क्लोज अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले, जो क्रिश्चियन ईसाई जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया और इनका एक्चुअल में पर्पस यही था कि ये कहीं ना कहीं कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते थे, तुलना करना चाहते थे इस्लाम की किसके साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं आप देखोगे, जो दोनों ही क्रिश्चियन और इस्लाम जो है दोनों ही अब्राहमिक रिलीजन है, ठीक है। इनकी जो रूट्स हैं वो एक ही हैं। और बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स हैं, इन रिफॉर्मर्स के भी नाम आपको मिलेंगे, जैसे जीसस क्राइस्ट का भी नाम मिलेगा आपको, मोसेस या मूसा का नाम, अब्राहम का नाम जो है आपको इस्लाम की कुरान में भी मिलेगा, और ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट बाइबल इनमें भी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी जो पुरानी बुक्स हैं, इन रिलीजियस बुक्स में आपको सेम रिफॉर्मर्स के नाम मिलेंगे, या प्रॉफिट्स के या मैसेंजर्स के नाम मिलेंगे। इसके अलावा 20th सेंचुरी हिस्टोरियंस हैव लार्जली फॉलोड ओरिएंटलिस्ट। बाद में जब 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने हिस्ट्री लिखनी शुरू करी तो उन्होंने ज़्यादातर जो प्राचीन इतिहास लिखने वाले थे, ओरिएंटलिस्ट, यानी 19th सेंचुरी के आसपास के जो लोग थे, इनको ओरिएंटलिस्ट कहा गया है। तो इन्होंने जो अप्रोच फॉलो करी, इसी अप्रोच को इन्होंने भी फॉलो करा 20th सेंचुरी के हिस्ट्री राइटर्स ने। बस इन्होंने ध्यान क्या दिया, इन्होंने ध्यान ये दिया कि जब ये हिस्ट्री लिख रहे थे तो कुछ नई नई चीज़ों को या नए सब्जेक्ट्स को, नई टेक्निक्स को, साइंटिफिक इन्वेंशंस को उस एक्सप्लोरेशन में शामिल कर लिया, जिससे जब नए नए सब्जेक्ट्स जुड़े, ठीक है, हिस्ट्री के स्टडी में, तो ज़्यादा रिफाइनमेंट हो गया हिस्ट्री की, हम कहें जो रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं, या हिस्ट्री राइटिंग जो हो रही है इस्लामिक, उसमें ज़्यादा रिफाइनमेंट हो गया, ज़्यादा जेन्युइन हिस्ट्री निकल के आती है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पोर्शन जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, सेंट्रल इस्लामिक लैंड का। इसके बाद हम अब धीरे धीरे राइज ऑफ इस्लाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।